ठीक है, जो हम वायरस पढ़ रहे थे, अगला हमारा वायरस है हर्पेस वायरस। जो हर्पेस वायरस है, इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, यानी शेप, स्ट्रक्चर और कलर वगैरह की बात करें, तो ये वायरस होता है एनवलप्ड। एनवलप्ड यानी कि इस वायरस पे आप देख सकते हो कि एनवलप चढ़ी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये एनवलप्ड है ये स्ट्रक्चर। और डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड यानी कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स है जेनेटिक कोर में, और ये डीएनए जीनोम है। डीएनए जीनोम का मतलब है यहाँ पे जो जेनेटिक कोर में इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए। लेकिन कैसा है ये? डबल स्ट्रैंडेड है ये हर्पिस वायरस, डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड्स है इसके पास। और 100 से 200 नैनोमीटर इस वायरस का क्या है? डायमीटर है। वायरसेस जो हर्पेस वायरस के ग्रुप का जो सबसे मोस्ट कॉमन वायरस है वो है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का जो आप वायरस देख सकते हो किस तरीके का दिखता है, इस वायरस के पास क्या है कि एनवेलप है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। साथ ही साथ कैप्सिड है इसके पास। कैप्सिड होती है प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और इसके पास टेग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स हैं। साथ में जो एनवेलप के ऊपर ये पर्पल कलर के प्रोटीन्स एम्बेडेड है दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो इस वायरस की सरफेस पे प्रेजेंट है। आगे ये क्या क्या डिसीज़ कॉज कर सकता है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस? जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है तो क्या क्या डिसीज़ कॉज करेगा? सबसे पहले है एक्यूट जिंजीवास्टोमाइटिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे गम्स वगैरह में और हमारी मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखी जा सकती है। ये हर्पेस लेबिलियस कॉज कर सकता है। केरेटो कंजक्टिवाइटिस, हमारी जो कंजक्टिवा है उसमें इन्फ्लामेशन कर सकता है, उसको ड्राई बना सकता है। एक्जिमा कॉज कर सकता है, हमारी स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकता है, एक्जिमा हर्पेटिकम। जेनाइटल हर्पिस भी कॉज कर सकता है ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ये मेन कुछ डिसीजेस है जो ये कॉज करता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि ये कौन से रूट से स्प्रेड आउट हो सकता है? तो जो हमारा हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, स्किन लीजन्स जो यानी कि हमारे स्किन में छोटे छोटे, ठीक है, पैचेस बने हुए, छोटे एलिवेशंस जो फॉर्म हो रखे हैं, जिनके अंदर पस फॉर्म हो रखी है, उन लीजन्स के थ्रू, जब वो लीजन्स फटेंगे तो उनसे पस वगैरह निकलेगी, उनके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है ये, जिसकी वजह से तो जेनिटल हर्पिस वगैरह कॉज कर रहा है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी रूट इन्फेक्शन है इसका। और ये बर्थ कैनाल के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। डायग्नोसिस, अगर इसका डायग्नोसिस करेंगे हम तो हमें डायरेक्ट, अगर हम इसको एग्जामिन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी? इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जर्व करेंगे हम इंक्लूजन बॉडीज़ एक डायरेक्ट एग्जामिन पे, और टिश्यू कल्चर करने पे हमें पता चलता है कौन सा पर्टिकुलर, जैसे जिस साइड पे भी वो टिश्यू कोई पर्टिकुलर अफेक्टेड हो, हम उसका कल्चर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर हम इसके रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करती है। रिएक्टिव प्रोटीन की किस प्रोटीन वगैरह के स्ट्रक्चर से रिएक्ट करता है। अगला जो वायरस है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस की बात करें तो एडिनो वायरस है जो, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉन एनवेलप्ड है, इसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती। ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम है, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है इसके जेनेटिक मटेरियल में। जो इसका डायमीटर है वो है 70 से 75 नैनोमीटर्स। जो एनएम है वो यूनिट है नैनोमीटर। उसके बाद जो वायरस है, जो इसका कॉमन पॉजिटिव वायरस है दैट इज़ एडिनो वायरस। डिसीज़, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है एडिनो वायरस। जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है इसका, यानी कि ये एडिनो वायरस किस रूट से स्प्रेड होगा, हमें इसका इन्फेक्शन किस तरीके से हो सकता है,
ये थ्रू कंजक्टिवा के थ्रू, जो कि हमारी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है आई के आउटर पोर्शन पे। उसके बाद थ्रू नेज़ल म्यूकोजा, जो नोज़ की म्यूकोजा लेयर है, उसके थ्रू फीको यूरल रूट्स, ओरल रूट्स से भी स्प्रेड आउट हो सकता है ये, ठीक है। ये रूट ऑफ इन्फेक्शन है जिनके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। कंजक्टिवा के थ्रू एंट्री कर सकता है, ये नेज़ल म्यूकोजा के थ्रू हो सकता है, या फिर फीको ओरल रूट के थ्रू। अगर इसका डायग्नोसिस करना है, हमें पता है कि कोई पर्सन पर्टिकुलर रेडिनो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो सबसे पहले तो ये वायरस पार्टिकल्स को हम ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होती है। वायरल एंटीजन्स को डेमोन्स्ट्रेट अगर करना है तो हमें इम्यूनोफ्लोरोसेंस हम टेस्ट करते हैं। देखो, इम्यूनोफ्लोरोसेंस हमने टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में पढ़ा था। इसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्लोरोसेंस डाई का यूज़ करते हैं। जो डाई क्या करती है, मतलब डाई यानी कि कलरिंग एजेंट होता है। हम इसको यूज़ करते हैं वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस में। जैसे कि मान लो ये एक टेट्री प्लेट ले ली, मुझे पता करना है यहाँ पे ये पर्टिकुलर वायरस है इसके अंदर, ठीक है, ये एंटीजन है। उसके लिए मैंने इस पर जो कलरिंग एजेंट डाला है, वो कलरिंग एजेंट जो डाला है वो है फ्लोरोसेंस डाई। और किसके ऊपर चढ़ाई है ये डाई? मैंने चढ़ाई है एंटीबॉडी के ऊपर। और फ्लोरोसेंस डाई की खासियत ये होती है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस को करती है एब्जॉर्ब, और फिर क्या एमिट करती है? एमिट यानी कि फिर अल्ट्रा वायलेट रेट को एब्जॉर्ब करके क्या एमिट करती है? विजिबल रेज, जिन्हें हम विबग्योर भी बोलते हैं, जो ह्यूमंस की आई को विजिबल होती है। अब होगा क्या? अगर एंटीबॉडी हमने जो दी है वो हमें पता है कि हमने दी है वो एडिनो वायरस से बाइंड करने वाली है, तो अगर इसके अंदर सच में एंटीजन प्रेजेंट होगा जो हमने सैंपल ले रखा है, तो जाहिर सी बात है ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म करेगा। और अगर इसने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म करी, जब हम इसको एग्ज़ामिन करेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट डालेंगे, फिर हम जब हम इसे एग्ज़ामिन करेंगे यूवी रेज डालेंगे। यूवी रेज जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये विजिबल रेज एमिट करेगा। हमें ये विजिबल रेज अगर एमिट होगी इस कॉम्प्लेक्स से, तो हमें पता चल जाएगा भाई एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पे। तीसरा हम प्रोसेस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू का सैंपल लेके उसका कल्चर करना, उसकी ग्रोथ कराना कुछ सैंपल्स को, और हमें पता कराना हमें सेवरल फैक्टर्स से कि हाँ वो पर्टिकुलर वायरल एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो नेक्स्ट वायरस इस हेपेटाइटिस वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरस है। जो हेपेटाइटिस वायरस है वो किस तरीके का वायरस है, ये कितने इसके ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है इसके, उनके बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है। सबसे पहले जो हेपेटिक वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, वो नॉन एनवेलप्ड होता है, यानी इसके ऊपर किसी तरीके की कोई एनवेलप नहीं प्रेजेंट होती। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसके पास। आरएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है जेनेटिक मटेरियल में इसकी। वायरस जो इसके कॉमन वायरसेस है, जैसे सबसे पहला हेपेटाइटिस का कॉमन वायरस है, डायमीटर कितना था? 27 नैनोमीटर, ठीक है। जो सबसे कॉमन इसका हेपेटाइटिस वायरस है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV सबसे फर्स्ट। ये क्या कॉज करता है? डिसीज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन लिवर, इन्फ्लामेशन इन लिवर, ठीक है, ये कॉज करता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? ओरोफिकल रूट, यानी कि ये इस रूट से क्या कर सकता है? इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। डायग्नोसिस इसका अगर हम करेंगे तो डायग्नोसिस में हमें पता चलेगा कि ये हम किस किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कौन कौन से वे से? सबसे पहला हम HAV को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे एलिसा के थ्रू। एंटीबॉडी डिटेक्शन से IgG और IgM और IgG अगर एंटीबॉडीज़ हमें देखने को मिलती है सैंपल में, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर HAV वायरस है जो प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, गिवन सैंपल के अंदर। नेक्स्ट वायरस इज हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। हेपेटाइटिस बी वायरस की जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है कि ये डबल शेल्ड है, 2 शेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पास,
और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है, यानी इस तरीके से डीएस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि अगर आप देखोगे अंदर जो ये डीएनए की दो स्ट्रैंड्स देखने को मिलेगी आपको, ये दो बनी हुई है, यहाँ पे लाल दो, यहाँ पे ब्राउन से कलर की दो स्ट्रैंड्स बनी हुई है। 42 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। डिसीज़ जो ये कॉज करेगा दैट इज़ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। वायरल की वजह से लिवर में इन्फ्लामेशन होगा एक्यूट, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसके अंदर की सीवियर इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो सबसे इनर तो क्या प्रेजेंट है, डीएनए, क्योंकि ये डीएनए वायरस का टाइप है। उसके बाद जो यहाँ पे पॉलीमरेज प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज अंदर, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ इसके पास कई सारे एंटीजन प्रेजेंट है। इस बात करें इसके पास कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, HBsAg, जो कि HB का मतलब तो हेपेटाइटिस बी है, और S का मतलब सरफेस है, और A का मतलब एंटीजन है। जो HBs और AG लिखा है, HB का मतलब तो हेपेटाइटिस बी है, और S का मतलब है सरफेस S का मतलब है यहाँ पे सरफेस, और AG का मतलब है एंटीजन। एंटीजन पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से बना हो सकता है सब्सटेंस, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस कराता है। जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पांस शो करेगी उसके लिए। तो सबसे पहले जो HBsAg वाला जो है ये जो एंटीजन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑरेंज से कलर का, इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। जो HBEG का मतलब तो वही हेपेटाइटिस बी, लेकिन E का मतलब है यहाँ पे जो अंदर ये ग्रीन सा प्रोटीन है जो इसकी लेयर में है अंदर, सरफेस एंटीजन के बाद का जो एंटीजन है उसको बोलते हैं ई एंटीजन। जो HBCAG है, सी का यहाँ पे मतलब है कोर, जो सबसे इनर मोस्ट एंटीजन है, ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है, इस एंटीजन को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन। तो तीन तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है इस पे, HBsAg जो सरफेस एंटीजन है, HBEAG जो सरफेस एंटीजन के जस्ट बाद वाले हिस्से में है, और HBCAG जो कि कोर एंटीजन है, हेपेटाइटिस कोर एंटीजन। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर डिसीज़ का, रूट ऑफ इन्फेक्शन होगा इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से, निडल स्ट्राइक इंजरी, जब हम किसी को इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं या फिर सिरिंज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारी वेन्स वगैरह पंचर वगैरह हो जाए, निडल स्ट्राइक इंजरी वगैरह हो जाए, उसकी वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, या फिर मदर से न्यूबॉर्न बेबी में कब आ सकता है ये, ड्यूरिंग बर्थ, ये इन्फेक्शन रूट ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। डायग्नोसिस HBsAg को हम डिटेक्ट कर पाते हैं एलिसा के थ्रू, क्योंकि HBsAg ये सरफेस एंटीजन है, सरफेस एंटीजन जो किसकी सरफेस पे प्रेजेंट था, ये सरफेस एंटीजन प्रेजेंट था हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस पे। हेपेटाइटिस बी वायरस की अगर ये सरफेस पे था तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते, तो हमें पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस वायरस है। अगला वायरस है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के बारे में देखेंगे तो हेपेटाइटिस सी के अंदर मॉर्फोलॉजी क्या है, ये एनवेलप्ड है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है। सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, इसके जेनेटिक कोर में ये जो आरएनए लिखा हुआ है, कितना स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, एक ही सिंगल सी लाइनिंग बनी हुई है रेड सी, ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एक ही स्ट्रैंड है। डिसीज़ क्या है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस डिसीज़ कॉज करता है, लिवर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड आउट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्टेड पेशेंट से अगर आए तो, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, अगर कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड अगर उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो, निडल स्टिक इंजरी की वजह से हो सकता है ये। और आप ये हेपेटाइटिस सी वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी सरफेस पे एनवेलप प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये जो रेड लेयर है दैट इज़ एनवेलप, एनवेलप के ऊपर एनवेलप प्रोटीन्स है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, कैप्सिड यानी कि जो प्रोटीन कोट है जो कि जीनोम कोर को, यानी कि जहाँ पे हमारा आरएनए और डीएनए होता है वायरस का,
उसको कवर, जो प्रोटीन की कवरिंग करती है उसे कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट है, लिपिड मेम्ब्रेन भी अवेलेबल है और साथ में मैट्रिक्स है जो कि इसके इंटरस्टिशियल स्पेसिस है। डायग्नोसिस, अगर इसका हम डायग्नोसिस करेंगे तो इसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे HCV को एलिसा की मदद से। एलिसा जो टेस्ट है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंदर आता था, ये इनको आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर एंटीजन्स को, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को और कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। अगला वायरस है हेपेटाइटिस वायरस बी, HDV। ये क्या डिसीजेस कॉज करता है? सबसे पहले एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, साइमल्टेनियसली इन्फेक्शन कॉज करता है दोनों की, HDV और HBV। कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कनेक्शन कर लेना इसे, दोनों की कनेक्शन की ज़रूरत होती है। HDV जो है, HDV जो है डी वाला वायरस है, वो बी वाले की ज़रूरत पड़ेगी इसे। अब क्यों पड़ेगी उसके बारे में हमें पता लगाना है, क्योंकि जो HDV है वो इनकम्प्लीट है। इसे जो HB वायरस के पास, हेपेटाइटिस बी वाला जो वायरस था उसके पास सरफेस एंटीजन, ई एंटीजन और कोर एंटीजन, कई सारे एंटीजन थे ना, तो उनके एंटीजन की ज़रूरत पड़ती है इसे, हेपेटाइटिस डी वायरस को। सबसे पहले रूट ऑफ इन्फेक्शन, इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड आउट हो सकता है, निडल स्टिक इंजरी से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। अब इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा जेनियम कोर में इसका तो RNA है, चलो वो ठीक है, RNA है इसके पास सिर्फ, और आप इसकी सरफेस पे देखोगे तो ये SLM अलग अलग सरफेस एंटीजन्स हैं, ठीक है। ये सरफेस एंटीजन इसको कहाँ से मिले हैं? हेपेटाइटिस वाले बी वायरस से मिले। अगर हेपेटाइटिस बी वाला जो वायरस है, अगर इसे ये सरफेस एंटीजन ना दे तो ये हेपेटाइटिस कॉज नहीं कर पाएगा, तो ये साइमल्टेनियस इन्फेक्शन करता है, यानी HDV और HBV साथ साथ इन्फेक्शन कॉज करते हैं। डायग्नोसिस इसका किस तरीके से हम करते हैं? डिटेक्शन करके हम IgA डेल्टा एंटीबॉडीज़ का, जो कि हम किस टेस्ट से पता लगा सकते हैं? एलिसा टेस्ट से। एलिसा जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंदर का एक पर्टिकुलर टेस्ट है जो आइडेंटिफाई करती है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को। हेपेटाइटिस वायरस ई है जो, ये भी सिमिलर है हेपेटाइटिस ए वायरस के। इसका रूट क्या है? फीको ओरल रूट है इसका। इसका डायग्नोसिस किससे किया जाता है? एलिसा से ही किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टॉपिक के अंदर पढ़ा था हमने एलिसा को अच्छे से। डिटेक्शन जो है हम इसका किस में करते हैं? एलिसा के अंदर एंटीबॉडीज़ का, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ का हम डिटेक्शन करते हैं एलिसा करके, ठीक है। ये नीचे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है HEV वायरस का, यानी कि हेपेटाइटिस ई वायरस का, ओके। यहाँ पे कैप्सिड प्रेजेंट है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हो मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है रेड कलर के। ये देखो, ये एनवेलप्ड वायरस यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अगले जो वायरस है वो है RNA वायरस, जिसके अंदर सबसे पहला वायरस है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की खासियत ये है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि ये एनवेलप्ड है। पहली बात तो कि इसके ऊपर एनवेलप है, आप देख सकते हो इधर एनवेलप फॉर्म हुई है। दूसरा, इसके ऊपर एनवेलप स्पाइक्स बनी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर्स ऊपर फॉर्म हो रखे स्पाइक्स से। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जिनों में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी कि RNA की आप देखोगे अंदर ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये छोटा सा एक ही लाइन है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, RNA की एक ही स्ट्रैंड है। कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक वो एंजाइम होता है जो क्या करता है कि RNA को DNA में कन्वर्ट कराता है RNA की टेम्पलेट यूज़ करके होस्ट सेल के अंदर, यानी कि जो ये एंजाइम है ये क्या लेगा? RNA की लेगा टेम्पलेट, RNA की टेम्पलेट को सेट करके ये उसे DNA में कन्वर्ट करेगा, होस्ट सेल का DNA कॉपी करके। वायरस जो है ये क्या कॉज कर सकता है? रेट्रोवायरस क्यों इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक वायरस है ये कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत ही क्रिटिकल डिसीज़ है ये, ठीक है।
रूट ऑफ इन्फेक्शन, ये फैल किससे सकता है रेट्रोवायरस? सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इन्फेक्टेड पेशेंट से, निडल स्टिक इंजरी की वजह से, या फिर फीको ओरल रूट से, उनकी सिक्रीशंस की वजह से। इसका अगर डायग्नोसिस करना है तो क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए? अलीसा यूज़ किया जाता है, हम इसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर पाते हैं उसके अंदर। ओके, अदर आरएनए वायरसेस के नाम दे रखे कुछ और दो दूसरे वायरस ऐसे इंपॉर्टेंट आरएनए के, जैसे पिकोरना वायरस, ऑर्थोमेक्सो वायरस और रेबेडो वायरस और अर्बो वायरसेस। आप रेट्रो वायरस और हेपेटाइटिस वायरस तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना याद, एक एक पॉइंट इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।